भाई इससे अजीबोगरीब क्राइम केस मैंने आज तक नहीं देखी। ऐसा कौन करता है? लिटरली इट इज वन ऑफ द मोस्ट वियर्ड कॉम्प्लेक्स मर्डर मिस्ट्री केस जिसे मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो इस कहानी की शुरुआत कुछ क्लिप्स के साथ होती है जिसमें हमें सबसे पहले एक टैक्सी दिखाई जाती है और फिर उसके बाद एक बंकर टाइप रूम जहां पर व्हील चेयर से बंधी होती है एक लड़की, और इसे कौन लाया और इसके साथ क्या करने वाला है वो पर्सन, ये जानने के लिए कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है 5 दिन पीछे। न्यू ईयर की रात होती है, फटाकों की शुरुआत होती है। एक सेकंड के लिए लगता है कि इस गाड़ी में एक परिवार आया होगा नज़ारे का लुत्फ उठाने, बट उस गाड़ी में होती है एक लेडी और वो भी बहुत दुखी। किस बात से ये तो नहीं पता, पर उसका दुख शायद बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो अपने आप को मारने आई होती है यहाँ पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है और इसके दरवाजे पर दस्तक देती है एक लड़की जिससे ये डर कर फायर कर देती है और वो लड़की डरी हुई वहाँ से भाग जाती है। बट जो पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला होता है वो ये कि उस लेडी को गोली नहीं लगती, पर गोली सीधा जाकर लगती है कार के रूफ टॉप पर, जहां पर हम खून के निशान भी देख पाते हैं। मींस कि उस कार में किसी ने पहले भी सुसाइड करा है। अभी के लिए ये लेडी अपनी टॉर्च लेकर जाती है उस जगह की तरफ जहां से वो लड़की भागते हुए आई थी। इस जगह पर वैसे अंधेरे की वजह से कुछ दिखता तो नहीं, पर उन स्क्वायर पिलर्स को देखकर लगता है कि ये जगह नदी या समुद्र के किनारे होगा और उन्हीं स्क्वायर पिलर्स के बीच में हमें दिखाई देती है एक लाश जिसको ले जाने के लिए पुलिस की पूरी टीम आती है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के साथ। नाउ ये लेडी एक पुलिस ऑफिसर होती है जिसका नाम होता है कैप्टन वू। सरप्राइजिंगली कैप्टन वू ने उन्हें फोन करके नहीं बुलाया होता, बल्कि वो लड़की और उसके दोस्त ऐसा करते हैं जो कि भागते हुए वहां से गए थे, जिसका रीजन हमें पता चलता है जब पुलिस चीफ उससे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। वो तो छुट्टी पर थी, जिसके लिए कैप्टन कहती है कि वो फायर वर्क्स देखने के लिए आई थी, बट उस लड़की के हिसाब से उसने किसी को सुसाइड करते हुए देखा था कार में, और इसलिए चीफ उसे उसकी कार में लेकर जाते हैं जहां पर बुलेट की एक एम्प्टी शेल पड़ी होती है और ऊपर गोली के निशान। इन दोनों के बीच में जो बातें होती हैं उससे हमें समझ में आता है कि वो गाड़ी कैप्टन वू के पार्टनर की होती है जिसने उस कार में सुसाइड कर ली थी कुछ महीनों पहले। रीजन यहाँ पर एग्जैक्ट बताया नहीं जाता, बट इतना जरूर बताया जाता है कि वो दोनों शादी करने वाले थे, जिसके सुसाइड करने के बाद कैप्टन वू डिप्रेस्ड रहने लगती है और उसी डिप्रेशन को दूर करने के लिए चीफ उसे आराम करने के लिए छुट्टी पर भेज देते हैं। बट वो तो यहाँ पर कुछ और ही करने में लगी होती है, इसलिए चीफ उसे डांटते हैं और कहते हैं कि वो ऑलरेडी एक ऑफिसर को खो चुके हैं और वो उसे नहीं खोना चाहते, और ऐसा कह वो उससे उसकी गन ले लेते हैं और अगले दिन उसे काम पर आने के लिए कहते हैं ताकि वह फिर से ऐसी हरकत ना करे। नाउ इस डेड बॉडी वाले केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी एक नए ऑफिसर की होती है जिसका नाम होता है शांग वुई, एंड सिंस कि उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कैप्टन वू को उसका सुपरवाइजर बनाया जाता है ताकि वो उसे गाइड कर सके। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है एक रूम में। इस पर्सन का नाम होता है लिन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, जिसको उसका फ्रेंड एक फाइन भरने के लिए कहता है क्योंकि उसकी टैक्सी पर नोटिस आई होती है ट्रैफिक वायलेशन का। बट उस दिन तो वो शहर में था ही नहीं, तो उसकी गाड़ी कौन चला सकता है सिवाय लिन के, और इसलिए वो लिन को फाइन भरने के लिए कहता है अपने जेब से। बट लिन यहाँ पर उसकी गोटियां पकड़कर कहता है कि उसने उसकी गाड़ी को हाथ तक नहीं लगाया और इसलिए वो उसका फाइन भी नहीं भरेगा। बट फाइन तो आई होती है, मींस की गाड़ी तो चली है, और ये बात इस केस को सॉल्व करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अभी के लिए लिन सामान डिलीवर करने के लिए अलग अलग जगह पर जाता है जहां पर उससे हर कोई वॉरी नाम की एक लड़की के बारे में पूछता है, और उन सब की बातों से पता चलता है कि लिन और वॉरी रिलेशनशिप में थे, पर वॉरी अब कहीं चली गई है जो कि एक इमिग्रेंट वर्कर थी इंडोनेशिया से आई हुई। तो वहीं इस तरह पोस्टमार्टम चल रही होती है उस डेड बॉडी का, जिससे हमें पता चलता है कि उसका मर्डर हुआ है, जिसमें सबसे पहले किलर ने उसके गर्दन में एक कट लगाकर मेन आर्टरी से सारा ब्लड निकाला होगा, फिर उसके बाद उसका दिल, साथ ही यहाँ पर उस लेडी की रिंग फिंगर भी मिसिंग होती है, जो कि इस केस को रिवेंज का रूप देती है कि उसके लवर ने उसे शायद इसलिए मारा होगा क्योंकि उसने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया होगा। बट ये सिर्फ एक गैस होता है जो कि पुलिस उसके कटे हुए रिंग फिंगर
ऑफिसर को देखकर लगाती है। एंड सिंस कि अब ये पूरा मामला एक मर्डर का होता है, कैप्टन वू इस केस को लेने से मना कर देती है और साथ ही वो शानवोई के लिए भी कहती है कि वो इस केस को हैंडल नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता इस तरह के केस को हैंडल करने का। बट चीफ यहाँ पर उसकी बात नहीं मानता और उसकी ऐसा करने का यहाँ पर दो रीजन होता है। पहला ये कि उनके पास ज्यादा ऑफिसर्स नहीं होते और जो होते हैं वो ऑलरेडी अलग अलग केसेस में लगे होते हैं, और दूसरा ये कि अगर कैप्टन वू इस केस को नहीं लेगी तो हो सकता है डिप्रेशन में आकर वो एक बार फिर से सुसाइड अटेम्प्ट करे जिसका वो रिस्क नहीं ले सकते, और इसीलिए वो उन दोनों को फोर्स करता है इस केस को सॉल्व करने के लिए। ऑन द अदर हैंड लिन से मिलने के लिए आती है एक लड़की, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि वहाँ पर पुलिस भी आती है और इसीलिए लिन उस लड़की पर चिल्लाने लगता है जस्ट एज अ एक्टिंग, ताकि पुलिस वाले को लगे कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं और पुलिस उससे ज्यादा पूछताछ किए बिना ही वहां से चली जाए। दरअसल लिन एक ऐसा इंसान होता है जो कि इल्लीगल इमिग्रेंट्स को काम दिलाता है। इन इमिग्रेंट्स के पास कोई भी रियल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, इसलिए वो सब उसके जरिए नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं और ये सारी बातें उस पुलिस ऑफिसर को पता न चल जाए, इसलिए वो गुस्सा होने का नाटक करता है उस लड़की पर। बट ये लड़की लिन के लिए सरप्राइज होती है क्योंकि वो यहाँ पर काम करने के लिए नहीं बल्कि अपनी बहन को ढूंढने आई होती है जिसका नाम होता है वॉरी। एंड सिंस कि लिन उसका बॉयफ्रेंड होता है वो उसी से पूछती है कि उसकी बहन कहाँ है। नाउ इन दोनों के बीच में जो बातें होती है उससे दो चीजें क्लियर होती हैं। पहला ये कि लिन और वॉरी के बीच में ब्रेकअप हो चुका होता है और दूसरा ये कि वॉरी को ब्रेकअप करने का आइडिया उसकी बहन ने ही दिया था क्योंकि उसके हिसाब से लिन सिर्फ उसका फायदा उठा रहा था और वो उसके साथ शादी बिल्कुल भी नहीं करता, जिसे सुनकर लिन सोचने लगता है कि वो उस पर गुस्सा करे या फिर उसे घर से ही बाहर निकाल दे उसकी लाइफ की ऐसी ही तैसी करने के लिए। वैसे इन सब के बीच में एक और चीज करा जाता है कि सैपिन के नकली डॉक्यूमेंट्स को बनवाने के लिए दिया जाता है इस आदमी को जिसका नाम होता है टोंगची। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है अगले दिन में जहां पर कोई पुलिस को इन्फॉर्म करता है उस डेड बॉडी के बारे में और वो कहता है कि उस लेडी का नाम है वॉरी नेफो और जिस बूथ से उसने कॉल किया होता है वो वहां पर एक पार्सल भी छोड़कर जाता है जिसे पुलिस एक बॉम्ब समझकर डिस्पोज ऑफ करने के लिए बॉम्ब स्क्वाड को भेजती है। बट उस बॉक्स में बॉम्ब नहीं होता बल्कि कुछ सामान होते हैं, स्पेशली एक कटा हुआ हैंडकफ। बट उस बॉक्स पर मिले फिंगरप्रिंट्स की मदद से पुलिस मैंगकोंग नाम के इस आदमी के बारे में पता लगा लेती है। ये थाईलैंड से आया हुआ एक इमिग्रेंट वर्कर होता है जो कि थाईलैंड में 10 सालों से फरार होता है। एंड सिंस कि उसने वॉरी के बारे में इंफॉर्मेशन बताई होती है, पुलिस उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन निकालती है जो कि ताइवान में 6 सालों से रह रही थी, बट अब वो ऑलमोस्ट 4 सालों से गायब होती है। एक तरह से देखा जाए तो वो सब किसी वजह से भागकर चाइना आए होते हैं काम ढूंढने, जहां पर पुलिस अब वॉरी के मर्डर के रूप में मैंगकॉक को ढूंढने लगती है। साथ ही उनके पास वॉरी की सिस्टर सैपिन नेफो की भी डिटेल्स होती है जो कि एज अ इमिग्रेंट वर्कर आई तो होती है चाइना, बट उसकी भी अब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो वहीं सैपिन को कोई कॉल करता है और वो खुद को मारी की फ्रेंड कहती है जिसका नाम होता है येती आयुनी, और ये कहती है कि वॉरी अभी मुसीबत में है इसलिए वो उससे अभी बात नहीं कर सकती। वो अपने बर्थडे के दिन इस नंबर पर फोन करे, एक गाड़ी उसे लेने आएगी जो कि उसे उसकी बहन तक पहुंचा देगी। साथ ही वो इसे किसी पर भी ट्रस्ट ना करने के लिए कहती है। बट यहाँ पर जो बात ध्यान देने वाली होती है वो ये कि वो पर्सन अपनी ऑडियो को चेंज करके फोन करता है जिससे ये पता नहीं चलता कि वो लड़का है या लड़की। एंड सिंस की वॉरी ऑलरेडी मर चुकी है तो वो उसके बारे में झूठ क्यों बोल रही है या फिर बोल रहा है और वो इसके साथ क्या करने वाला है इसके बर्थडे वाले दिन। नाउ सीन यहाँ से एक बार फिर से शिफ्ट होती है स्टेशन की तरफ। इन लोगों ने वॉरी के कॉल रिकॉर्ड्स निकाल लिए होते हैं जिसमें उसने 4 दिन पहले एक कॉल करी होती है किसी येती आयुनी नाम की एक लेडी को। साथ ही उसने अपने सिस्टर को भी कॉल किया होता है और वो दोनों ही गायब होते हैं यहाँ पर। बट वॉरी तो ऑलरेडी मर चुकी है तो वो फिर कॉल कैसे करेगी, इसलिए ये अनुमान लगाते हैं कि उस किलर ने ही वो सारे कॉल किए होंगे जो कि अभी के लिए मैंगकोंग होता है। बट यहाँ पर एक और कॉमन लिंक होता है कि एक ही नंबर पर उन तीनों ने ही कॉल किया होता है और वो नंबर होता है लिन का, जिसे सैपिन एक तरह से लड़ रही होती है
कि वो उसकी बहन को ढूंढ क्यों नहीं रहा, और सेम इसी के घर में आती है पुलिस। नाउ सिचुएशन ये होता है कि लिन उन्हें अंदर नहीं आने दे सकता, क्योंकि अगर वो उन्हें अंदर आने देगा तो सैपिन के बारे में उन्हें पता चल जाएगा, जिसके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। साथ ही इनके पास भी कोई भी सर्च वारंट या अरेस्ट वारंट नहीं होता, जिसके लिए ये भी उसके घर के अंदर नहीं जा सकते छानबीन करने के लिए। एंड फॉर द सेम रीजन ये घर के बाहर से ही उससे पूछताछ करते हैं, पहला तो वॉरी के बारे में और फिर उसके बाद सैपिन के बारे में, जिन्हें लिन जानने से मना कर देता है। बट जब कैप्टन वू उससे कहती है कि उन्हें एक डेड बॉडी मिली है जिसके हाथ और पीठ पर टैटू है, तो इसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता सिवाय पुलिस के साथ जाने का। जहाँ पर जब वो वॉरी की डेड बॉडी देखता है तो इसकी सांसें अटक जाती है, क्योंकि वॉरी उसकी गर्लफ्रेंड थी। नाउ पुलिस को यहाँ पर एक और चीज कंफर्म करनी होती है कि कहीं वॉरी को उसी ने तो नहीं मारा, इसलिए एक ऑफिसर कैदी बनकर वॉरी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है, जिससे गुस्सा हो लिन थाने में ही उसे पीट देता है सबके सामने, पूरा मुंह तोड़ देता है उस ऑफिसर का। बट इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि लिन वॉरी से प्यार करता था, और जिस तरह से वो 2 घंटे तक रोता है उससे ये बात भी साबित हो जाती है कि उसने तो उसे नहीं मारा होगा। बट पुलिस फिर भी उससे पूछताछ करती है और एक ही चीज को बार बार पूछती है, जिसे सुन लिन हाइपर हो जाता है और उनके किसी भी क्वेश्चन का कोई भी जवाब नहीं देता और सबको पहचानने से मना कर देता है, इवन कि मैंगकॉन्ग को भी, जिसे वो अच्छे से जानता होता है, जिसकी वजह से पुलिस उसे छोड़ देती है। जहाँ से निकलकर लिन सीधा अपने घर जाता है और सैपिन के सामानों को पैकिंग करने लगता है और फिर उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है, इससे पहले कि पुलिस वहाँ पर आकर उसे ले जाए। और इन सब में लिन का दोस्त यांग भी उसकी मदद करता है, जिसके पास होती है एक टैक्सी। बट यहाँ पर वो सैपिन को कुछ भी नहीं बताते, जिसकी वजह से सैपिन काफी गुस्सा होने लगती है और गुस्से में ही वो यांग के टैक्सी के दरवाजे पर मार देती है, जिससे उसकी कार में एक डेंट लग जाती है। बट जो बात इन्हें पता नहीं होती वो ये होती है कि कैप्टन वू ऑलरेडी उनका पीछा करते हुए वहां तक आ चुकी होती है, बट वो यहाँ पर किसी को भी अरेस्ट नहीं करती, बल्कि ये तो लिन के जरिए मैंगकॉक तक पहुंचना चाहती होती है, जो कि लिन ऐसा करता भी है सैपिन के जाने के बाद। और वो सीधा मैंगकॉक के एड्रेस पर जाता है, जहाँ पर बहुत तेज लड़ाई झगड़े की आवाजें आना शुरू हो जाती है। और सेम ही चीज के लिए कैप्टन वो शैनवॉय से उसका गन लेकर अंदर जाती है ताकि वो उन दोनों को रोक सके। तो वही मैंगकॉक डर की वजह से वहां से भागने लगता है और उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है लिन, जिससे यहाँ पर हमें काफी लंबी चेजिंग सीन देखने को मिलती है, जिसके एंड में जब वो मैंगकॉक को किसी तरीके से पकड़ लेते हैं तो वो किसी तरह से कैप्टन का गन छीन लेता है और उस गन को वो खुद पर पॉइंट करके सिर्फ एक चीज बार बार कहता है कि उसने वॉरी को नहीं मारा, लेकिन वो खुद को गोली मार देता है डर की वजह से, क्योंकि उसने उसकी बॉडी को ठिकाने जरूर लगाया था उसे नदी में फेंक कर, जिससे उसे डर होता है कि पुलिस अब उसे अरेस्ट कर लेगी। नाउ ये सुसाइड हर किसी के लिए प्रॉब्लम होती है। कैप्टन वू को इस सुसाइड की वजह से अपने पार्टनर की याद आती है, क्योंकि उसने भी ऐसे ही सुसाइड करी थी डिप्रेशन में आकर। तो वहीं शानवुई के लिए ये एक बहुत बड़ा शॉक होता है, क्योंकि एक आदमी ठीक उसी के सामने मर गया। और इन दोनों की सिचुएशन को देखते हुए चीफ उन्हें इस केस से निकालने की बात करते हैं ताकि उन्हें और स्ट्रेस ना लेना पड़े। बट कैप्टन वू यहाँ पर उसकी एक भी नहीं सुनती और इस केस को खुद सॉल्व करने की बात करती है, फिर चाहे वो उसे इस केस से निकाल ही क्यों न दे। जहाँ पर सबसे पहले तो वो लिन को रिहा करती है, क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया होता। साथ ही वो उससे सब कुछ सच बताने के लिए भी कहती है, क्योंकि अगर वो उसे पहले ही मैंगकॉक के बारे में बता देता तो आज उसकी मौत नहीं होती। और सेम ही चीज के लिए वो उसे अपना कार्ड देती है और एक तरह से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी मदद करे इस केस को सॉल्व करने में, जिसके लिए वो उसे एक रीजन बताती है कि उस रात वो वहाँ पर सुसाइड करने गई थी। पुलिस में एक कहावत कही जाती है कि एक पुलिस ऑफिसर डेड बॉडी को नहीं ढूंढता, बल्कि एक डेड बॉडी पुलिस ऑफिसर को चूज करती है। वॉरी वहां पर उस रात नदी में पड़ी थी एकदम चुपचाप, पर उसी की वजह से आज वो जिंदा है। वॉरी ने उस रात उसकी जान बचाई ताकि वो उसके किलर को श्रेय दिलवा सके, और ऐसा करने में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वो हो सिर्फ तुम। जिससे लिन को उस पर यकीन हो जाता है और वो उसे फोन कर एक जगह पर आने के लिए कहता है, जहाँ पर लिन एक डेड बॉडी को बाहर निकाल रहा होता है खोदकर। दरअसल लिन ने ही उस बॉडी को वहाँ पर दफनाया होता है और वो बॉडी होती है येती आयुनी की। दरअसल हुआ कुछ इस तरह से होता है कि एक बूचर शॉप में उसकी डेड बॉडी मिलती है। किसी को पता नहीं होता कि उसे वहाँ पर कौन लाकर रख दिया।
पर उस जगह पर जो काम करते हैं वो लोग होते हैं इमिग्रेंट्स। और अगर पुलिस को उस डेड बॉडी के बारे में पता चला तो वो बूचर शॉप बंद हो जाएगी और उन सभी वर्कर्स को पूछताछ के नाम पर अरेस्ट कर लिया जाएगा, जिससे वो सब प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। और उन सबको उस प्रॉब्लम से बचाने के लिए लिन उस डेड बॉडी को वैसे ही दफना दिया होता है यहाँ पर, जिसको जब ये कमरे में ले जाकर देखते हैं तो इसे भी सेम ही तरह से मारा गया होता है जैसे कि वॉरी को मारा गया था। मींस कि उसका किलर भी सेम ही है। और इसलिए कैप्टन वो शानवुई को फोन कर येती आयोनी के कॉल डिटेल्स को निकालने के लिए कहती है, जो कि उन्हें इन्फॉर्म करती है कि आयोनी के नंबर से जस्ट 4 घंटे पहले एक कॉल करी गई है और वो कॉल करी होती है सैपिन को। मींस कि उस किलर का अब अगला टारगेट है सैपिन, एक और इमिग्रेंट वर्कर। बट एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि उस किलर को कैसे पता चल रहा है कि कौन सा पर्सन इमिग्रेंट वर्कर है और कौन सा नहीं। साथ ही उन सभी मर्डर्स में एक और चीज कॉमन होती है कि किलर उन सबको उनके बर्थडे वाले दिन मार रहा है और सैपिन का बर्थडे यहाँ पर ठीक एक दिन के बाद होता है, जिसे फोन लगाने की कोशिश जब लिन करता है तो उसका नंबर नहीं लगता, आउट ऑफ रिच शो करने लगता है। इसलिए लिन कैप्टन को लेकर जाता है अपने दोस्त यांग के घर, क्योंकि सैपिन उसी के घर में रुकी होती है उस दिन के बाद। बट उसके घर में जाने से पहले कैप्टन वो यहाँ पर लिन से ये बात कंफर्म करती है कि क्या सच में वो यांग पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या सच में वो एक अच्छा इंसान है भी या नहीं, या फिर उन्हें अपने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को वहां पर बुलाना होगा उसे पकड़ने के लिए। जिसके लिए लिन कहता है कि कौन सा इंसान अपने घर की चाबी, अपने गाड़ी की चाबी किसी को देता है। यान एक अच्छा इंसान है जो कि सैपिन के साथ कुछ भी नहीं करेगा। जहां पर जब ये जाते हैं तो वहां पर यांग की मॉम और उसकी बहन होती है, बट ना तो वो खुद होता है और ना ही सैपिन। पर पार्किंग लॉट में लगे हुए कैमरा को जब ये चेक करते हैं तो ये सेम उसी की गाड़ी में सैपिन को जाता हुआ देखते हैं, जो कि जैसे ही कार के अंदर जाती है तो उसका फोन ऑफ हो जाता है। मींस कि उसके कार में सिग्नल जैमर लगा है और हो सकता है कि वही सबको मार रहा हो। साथ ही उसकी गाड़ी नई जैसी भी होती है, जिसके लिए लिन कहता है कि पैसे देने के लिए उसके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं होती है और गाड़ी को चमका कर रखा है, जिससे सेम ये उसी को कॉल करके शाम को एक रेस्टोरेंट में बुलाते हैं ताकि वो उसे पकड़ सके। जो कि जब आता है तो लिन उस पर टूट पड़ता है कि उसने सैपिन के साथ क्या किया। तो वही यांग कहता है कि वो पूरे दिन बाहर था, वो तो घर अभी आ रहा है उससे मिलने, जिससे भागकर कैप्टन वो उसकी कार को चेक करने के लिए जाती है, जहां पर वो डेंट अभी भी होता है। मींस की जो कार उन्होंने सीसीटीवी में देखा वो किसी और की है, जो कि इसके कार के नंबर को इस्तेमाल कर रहा होता है किडनैपिंग करने के लिए, जिससे इन्हें भी समझ में आ जाता है कि वो फाइन उन्हें कैसे आया होगा। और सेम उसी फाइन के बारे में ये कैप्टन वो को बताती है, जो कि उस फाइन वाले डेट के हिसाब से कैमरा फुटेज को चेक करने लगती है, जिससे उन्हें वो गाड़ी बहुत ही आसानी से मिल जाती है, जो कि एक पार्किंग लॉट की तरफ जाती है और इसलिए ये भी सीधा उसी की तरफ निकल जाते हैं। वैसे यहाँ पर तो ढेर सारी गाड़ियां होती हैं, बट उस किलर ने अपनी गाड़ी को ढक रखा होता है ताकि उसे कोई भी ना पहचान सके। बट सेम ही वजह से इन्हें वो गाड़ी बड़ी ही आसानी से मिल जाती है, जिसके अंदर होती है एक आईडी कार्ड। और ये आईडी कार्ड होता है एक ऐसे इंसान का जो कि फेक डॉक्यूमेंट बनाता है इमिग्रेंट वर्कर्स के लिए, और इसलिए उसे ये बात पता होता है कि कौन सा पर्सन इलीगल इमिग्रेंट है और कौन नहीं, जो कि अब सैपिन को किडनैप करके रखा होता है। और उसके लिए वो एक केक लाता है उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, जिसे सैपिन रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे ना मारे, बदले में वो उसके लिए कुछ भी करेगी, जिससे वो पर्सन गुस्सा होकर अपने हर उस विक्टिम के बारे में बताने लगता है जिसने उसे यही कहा था और फिर उसका दिल तोड़ दिया। लेकिन यह फिर भी उससे एक सवाल पूछता है कि क्या वो उसके साथ हमेशा रहेगी, जिसके लिए सैपिन रोने लगती है और हमें फ्लैशबैक दिखाई जाती है इस इंसान की कि वो ये सब क्यों कर रहा है। दरअसल उसे एक इमिग्रेंट वर्कर से प्यार होता है, बट वो लड़की उससे प्यार बिल्कुल भी नहीं करती। और जब वो पर्सन अपना बर्थडे मनाकर सो जाता है तो वो लेडी अपनी डॉक्यूमेंट्स को लेकर वहां से भाग जाती है, जिसके भागने की वजह से ये एक सोशियोपैथ बन जाता है। मतलब कि उन सबको मारने का इसके पास एक रीजन होता है कि वो उन्हें इसलिए मार रहा है क्योंकि वो उसके शादी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो वहीं इस तरफ पार्किंग लॉट में ये सब उसी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि ये उसे रंगे हाथों पकड़ सके, जो कि जब उन्हें वहां पर देखता है तो वो वहां से भागने लगता है और इसी पकड़म पकड़ाई
लड़ाई में घायल हो जाती है शानवुई, जिसे लेकर ये सीधा हॉस्पिटल भागते हैं उसके इलाज के लिए। बट इन्हें सैपिन को भी बचाना होता है, इसलिए ये उसे लेकर जाते हैं उसके स्टूडियो में, जहाँ पर वो पर्सन लिन को कहता है कि जो उसे चाहिए वो उसे उसके रूम में मिल जाएगा। जहाँ पर जाते ही हम उस पर्सन की हैवानियत देख पाते हैं, जिसमें उसने बहुत सारी लड़कियों का दिल निकालकर एक आइस क्यूब बनाया होता है और उनके साथ पिक्चर खिंचवाई होती है खुद की। और ऐसा एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियों के साथ उसने ऐसा किया होता है, जिनके दिल और कटी हुई उंगलियों को उसने संभाल कर रखा होता है अपने पास। लिन ये सब देखकर बुरी तरह से टूट जाता है और उस पर्सन पर वो सीधा अटैक कर देता है उसे मारने के लिए, जिसे कैप्टन वो छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है। बट जब वो उसकी बात नहीं सुनता तो वो उसके पैर में गोली मार देती है ताकि वो उस पर्सन को जान से ना मारे। और फिर वो उसे लेकर जाती है उसके बंकर की तरफ, जहाँ पर उसने सैपिन को किडनैप किया होता है। ये पर्सन बहुत तरह के बहाने बनाता है कैप्टन को डोमिनेट करने के लिए, ये सोचते हुए कि वो एक औरत है और वो उसका क्या ही बिगाड़ लेगी। और सेम उसे परेशान करने के लिए वो उस बंकर का दरवाजा भी नहीं खोलता। बट ऑफिसर वो यहाँ पर उसकी बकवास सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होती और वो सीधा फायर करती है उसे डराने के लिए, जिससे वो पर्सन दरवाजा तो खोलता है बट अंदर जाते ही वो दरवाजा बंद करने लग जाता है, जिसे रोकने की कोशिश करते हुए ऑफिसर वो का हाथ फंस जाता है दरवाजे के बीच में। बट उसे रोकने के लिए वो उस पर फायर जरूर करती है, जिससे वो पर्सन दरवाजे को छोड़कर भागता है सैपिन की तरफ और उसके गर्दन में एक पेचकस घुसा देता है उसे मारने के लिए, जिसके जरिए वो ब्लैकमेल करता है कैप्टन वू को और उससे कहता है कि वो अपना गन खुद से दूर फेंक दे, जिसकी ऐसा करते ही वो वहां से एक बार फिर से भागने लगता है। बट ऑफिसर वू उसे ऐसा करने नहीं देती और उन दोनों के बीच में होती है लड़ाई, जिसके एंड में वो उसे शूट करके मार देती है। बट अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई होती है। यहाँ पर उस आदमी ने सैपिन को बेहोश करने के लिए उस रूम में किसी चीज को जलाया होता है, जिसकी वजह से वो पूरा रूम धुएं से भरा होता है, जहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता होता है, वो दरवाजा, जिसके लॉक को ओपन करने के लिए चाहिए होता है एक पासवर्ड, जो कि वो साइको मरने से पहले नहीं बताता। साथ ही उस दरवाजे में एक खिड़की भी लगी होती है, बट वो खिड़की भी बुलेट प्रूफ होती है, जिसे तोड़ने के चक्कर में ऑफिसर वो अपनी पूरी मैगजीन खाली कर देती है। बट उसके बावजूद भी वो खिड़की नहीं टूटती। तो वहीं दम घुटने की वजह से इन्हें हेलुसिनेशन आना शुरू हो जाता है और वो अपने मरे हुए पार्टनर को एक बार फिर से देखती है, जो कि उसे मोटिवेट करता है कि वो वहां से निकल सकती है। एंड ऑफिसर वो ऐसा करने के लिए उस ग्लास को एक बार फिर से तोड़ने लगती है, जिसके टूटने पर वो सैपिन को खिड़की के पास लाती है ताकि वो सांस लेकर जिंदा रह सके। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 7 दिन आगे। ऑफिसर वो अपने पार्टनर की गाड़ी को एक जंक यार्ड में लेकर जाती है। यहाँ पर वो अपने पार्टनर को याद करते हुए उसे गुड बाय कहती है और उसके दिए हुए रिंग को उसी गाड़ी में छोड़कर वहां से चली जाती है लाइफ की नई शुरुआत करने। और सेम ही चीज लिन भी करता है सैपिन से माफी मांगकर, जिसके एंड में हम शानवुई को भी देख पाते हैं, जो कि अब रिकवर हो चुकी होती है उस अटैक के बाद, और ये स्टोरी हो जाती है खत्म। अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। वैसे कहानी में मैंने कुछ कैरेक्टर्स के नाम चेंज कर दिए हैं क्योंकि मुझे उनके नाम प्रोनाउंस करने ही नहीं आ रहे थे, बट आई स्टिल होप कि आप सबको ये स्टोरी समझ में आई होगी। टिल देन सी यू सून एंड हैव अ गुड डे अहेड।